So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर। इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम रे डायग्राम्स को सीखेंगे और जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उसको समझ पाएंगे। और इसी के आधार पर हम ये भी देख पाएंगे कि हम इन दर्पणों का अपनी डेली लाइफ में यूज किस तरीके से करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में इस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दैनिक जीवन में ये दर्पण हमारे उपयोग होते हैं। अगर हम इस बात को समझ पाएंगे तो दैनिक जीवन में हमारे जो मिरर्स का हम यूज करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, उनकी समझ हमें आ पाएगी। तो दोनों ही कारणों से ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट रह जाता है। ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर लगा कर रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को आज मिलेगी। और साथ ही साथ जो चीजें आपको लगे उन्हें नोट डाउन भी करेंगे और घर से रिवीजन तो जरूर करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर आगे की बातों के लिए। चलिए, बात करते हैं अपना इस टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी एक इम्पॉर्टेंट चीज सिखाई थी, किस तरीके से आप जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए आप एक टेबल को जो है याद कर सकते हैं, याद ही नहीं बिल्कुल समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। बस अगर आप इसे एक बार समझ जाएं तो आपके लिए आसान है। पहले दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज, तो तीसरे पॉइंट में तीसरे जो हमारे पास ब्लॉक है उसमें लिखे तीसरे कॉलम में प्रतिबिंब का साइज। ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द इमेज। तो ये चार हमारे पास ब्लॉक रहते हैं। ठीक है। अब साइज के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। याद आप करना चाहे टेबल को, सिर्फ टेबल बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे प्रतिबिंब का साइज हम लिखते जाएंगे। और प्रकृति अगर आप अभी लिखना चाहें तो प्रकृति आप लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि मोस्टली जो है इसकी प्रकृति रहती है, मोस्टली जो इसकी प्रकृति रहती है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये लगभग चारों पांचों केसेस में ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। छठा केस मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साथ ही साथ डिफरेंट भी है, तो उसको हम साथ में सीखेंगे। चलिए, अब किरण आरेख के थ्रू हम लोग बात करते हैं। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, टेबल में जो आप डेटा रखेंगे वो कैसे याद करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है ना। ये हमने बात करी थी। चलिए, आज की क्लास में बात करते हैं कि किस तरीके से जो है किरण आरेख हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, किस तरीके से हम किरण आरेख को बनाते हैं। तो जरा जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन बातों को और नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनना। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। चलिए, ध्यान से देखेंगे, वन बाय वन सारे केसेस को हम लोग स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण हो गया, है ना। इस पर हम पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश हमने पीछे की तरफ करी है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बन जाएगा। दैट मीन्स कि क्या हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया, है ना। ये क्या हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया, फर्स्ट केस। ठीक है।
तो ध्यान से देखिए जरा इसे। फर्स्ट केस हमारा अवतल दर्पण के लिए। जब जब अवतल दर्पण बनाते हैं तो एक चीज तो जरूर करते हैं, वो क्या चीज है? वो है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष जरूर ड्रॉ करेंगे। तो मुख्य अक्ष इसका इस तरीके से होगा और इस पर हमको कुछ जरूरी पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। ये हो गया P, ये हो गया C और इनके ठीक बीच में हो गया M। ये पॉइंट का नाम हो जाएगा P। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं P, ये हो गया C और ये हो गया M। ठीक है, तीन पॉइंट्स को हमको मेंशन करना रहता है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आगे की बातें समझते हैं। पहला केस हमने लेना है कौन सा वाला, जहां पर हमने बात करी थी कि वस्तु कहां पर है? अनंत पर। वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत है। तो चलिए एक वस्तु को रखते हैं अनंत पर। तो अनंत पर जो वस्तु होती है हमारे लिए कुछ इस प्रकार से होती है। अनंत पर जो वस्तु होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये सपोज कोई वस्तु है जो कि अनंत पर है, जो कि कहां पर है? अनंत पर। वस्तु की स्थिति हमें पता लग गई, अनंत है। ठीक है, अनंत से आपको ध्यान देना है। अभी पहला केस है तो इसको थोड़ा धीरे धीरे समझें। ठीक है, दो जरूरी बातें जो हैं, जब कभी आपको प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु हमें पता लग गई, वस्तु की स्थिति क्या है? पहले केस में अनंत है ना, अनंत पर है वस्तु। दूसरी चीज, जब भी आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो, आपको दो किरणें चाहिए। कितनी किरणें? दो किरणें। ठीक है, और वो दो किरणों की जब दो किरणें आपतित होंगी इस पृष्ठ पर, ठीक है, इस दर्पण के पृष्ठ पर यहाँ पर, तो वो परावर्तित भी होंगी, है ना, रिफ्लेक्ट भी होंगी। तो जो उनके परावर्तित होने का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो हमारे लिए जरूरी रहेगा। मतलब सीधी सीधी बात, हमको दो आपतित किरणें जो है इस दर्पण के पृष्ठ के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस केस में डिस्कस करूं तो ध्यान रखना आप बच्चों, ध्यान ये रखना कि जब भी कोई अनंत पर वस्तु होती है उससे दर्पण के पृष्ठ पर हमेशा समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है। समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो अनंत पर कोई वस्तु होती है उससे जो दर्पण है उसके पृष्ठ पर समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है। तो मैंने क्या कहा था? दो किरणें आपको चाहिए होंगे एटलीस्ट, तो दो किरणें मैंने ले ली। ठीक है, कम से कम दो किरणें आपको लेनी है। अब ये किस तरीके से परावर्तित होंगी, ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी? तो ये हमने कहा सीखा था? ये हमने सीखा था प्रकाश के परावर्तन के नियम में। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमने किरण आरेख में हमने देखा था कि जब अवतल दर्पण पर कोई किरणें इस प्रकार से आपतित हों कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हों, तो वो कहां से गुजर जाती है परावर्तन के पश्चात? मुख्य फोकस से। तो दोनों किरणें कहां से होकर गुजर जाएंगी? मुख्य फोकस से। भाई बात समझ में आ गया? मैंने क्या कहा था आपसे? प्रतिबिंब बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर, यानी प्रतिबिंब ठीक यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब ठीक प्रतिच्छेद बिंदु के और मुख्य अक्ष के बीच बनता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, दैट मीन्स की प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब ये प्रतिबिंब आपको मुख्य अक्ष के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है, मुख्य अक्ष से इसकी दूरी 0 है, मतलब ये मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम आकार के ऊपर अगर बात करें, प्रतिबिंब का साइज अगर देखें तो साइज क्या रहेगा? बिंदु के आकार का रहेगा पहले केस में। बात समझ में आ गई? पहले केस में क्या हो गया? बिंदु के आकार का बिंदु साइज हो गया। समझ में आ गया? बहुत इजीली समझ में आ गया। तो पहला केस में बस इतना सा काम आपको करना है। अब आप समझ में आ गया कि हमको सिर्फ इतना काम करना होता है, वस्तु को रखना होता है और उसकी जो परावर्तित और आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणों का हमको प्रतिच्छेद बिंदु लेना होता है। सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं। सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं, देखें इसे। सेकंड केस में जो हमारी वस्तु है, सॉरी, सेकंड केस में जो हमारी वस्तु है वो अनंत पर नहीं है, वो अनंत पर नहीं है। वो कहां पर है? वो है
सेकंड केस में हमारी जो वस्तु है वो है यहाँ कहीं पर, वस्तु को ले आते हैं यहाँ पर सी से परे, मतलब सी से दूर, सी से दूर, सी के पीछे कहीं पर ये वस्तु जो है रखी है। अब क्या करेंगे इस केस में, फिर से क्या कहा, दो आपतित किरणें लेनी है, दो किरणें आपतित करनी है यहाँ से। तो एक तो हम समांतर करती है, हमको अपनी मर्जी से करना है बच्चों काम, ठीक है। एक तो हम समांतर इसके आपतित कर सकते हैं, और दूसरी किरण हम कैसे कर सकते हैं, दूसरी किरण चाहे तो आप इस बिंदु से लेकर जा सकते हैं, चाहे तो आप पोल से लेकर जा सकते हैं, किसी भी बिंदु से आप लेकर जा सकते हैं। तो दो किरणें हमें चाहिए, किरणें आप ध्यान रखना, या तो आप समांतर किरण आपतित कर सकते हैं इसमें, या तो समांतर किरण आपतित कर सकते हैं, ठीक है, या तो सी से होकर जाए, या तो एफ से होकर जाए, या तो पी से होकर जाए, पी पर गिरे, है ना। तो कोई दो किरणें आपको चाहिए, तो मैंने समांतर आपतित कर दी और एफ से आपतित, आप इसको सी से लेकर भी जा सकते थे, है ना। बट ये है कि आपको ये एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये डायग्राम आपको, ये सारे आरेख आपको किससे बनाने हैं, ये सारे आरेख आपको पेंसिल, ठीक है, और आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाने। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपका एक्यूरेट जो आरेख है, एक्यूरेट डायग्राम जो है वो बनेगा, ठीक है। तो दो हमने किरणें जो है इस पर आपतित कर दी। अब ये किरणें परावर्तित भी तो होंगी, रिफ्लेक्ट भी तो होंगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, पहली किरण देखो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो हमेशा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक हो गया। और दूसरी किरण अगर जो हम बात करें जो फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमने किरण आरेख में देखे हैं ये नियम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था किरण आरेख जो है जरूरी है, क्योंकि अगर किरण आरेख आपको याद होगा, किरण आरेख पता होगा, तो ही आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायग्राम को बना सकते हो। तो दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस हुआ जिसमें कि वस्तु रखी थी सी से परे, सी से दूर, और वो जो है परावर्तित किरणें यहाँ पर मिल गई। मैंने आपसे क्या कहा था, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हम प्रतिबिंब को कंसिडर करते हैं, वो हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के और इस प्रतिच्छेद बिंदु के बीच करते हैं। तो मुख्य अक्ष और प्रतिच्छेद बिंदु के बीच वस्तु को हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है जहां पर इसका प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु हमको कुछ इस तरीके से इस बिंदु पर दिखाई देगी। बात समझ में आ गई। अगर वस्तु को हम ए बी कहते हैं, वस्तु को हम ए बी कहते हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो प्रतिबिंब का साइज है वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि वस्तु से छोटा है, ठीक है। और सी और एफ के बीच तो बन ही रहा है, देखो आपको खुद से बनता हुआ दिखा ना, सी और एफ के बीच ही तो पड़ रहा है। ध्यान से देखो, ये सी है, ये एफ है, और इसके बीच में प्रतिबिंब है ना। तो इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट ठीक बीच में होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हमारी ये वाली कंडीशन तो हमें पता लग गई, ठीक। अब इसके बाद अगर हमने बात करेंगे तो वस्तु से छोटा हमको प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, वस्तु से छोटा, जिसको हम वस्तु से छोटा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो केस हमारे यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट केस के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट केस के ऊपर बात करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट केस में जो है वस्तु की स्थिति जो है हम यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं। वस्तु को अब हम कहाँ पर ले आएंगे, वस्तु को हम ले आएंगे थोड़ा सा और आगे, और थोड़ा सा और आगे कहाँ पर आएगी वस्तु, वस्तु आएगी हमारी सी से परे के बाद कहाँ पर आती है नेक्स्ट पोजीशन, सी पर, ठीक है। सी से परे के बाद कहाँ पर आती है नेक्स्ट पोजीशन, सी पर, ठीक है। सी पर आके, सी पर आने के बाद फिर से वही काम करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, अब हम क्या करेंगे, दो किरणें आपतित कराएंगे। तो मैं फिर से जो है एक किरण यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, और एक किरण जो है मैं फोकस से ले रहा हूँ, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाली किरण जो समांतर है मुख्य अक्ष के, ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, और जो फोकस से होकर जा रही है वो समांतर हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको
डायग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर जो है मेजरमेंट लेकर के बनाओगे तो आपको सही डायग्राम बनता हुआ दिखेगा। तो ये आपको इमेज जो है इसकी उल्टी दिखेगी। ये ए भी हमारी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब भी ठीक यहीं पर ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिबिंब एक तो उल्टा बना है ना। ये तो हमको सारे केसेस में दिख रहा है, उल्टा दिखा है यहाँ पर, यहाँ भी हमको, यहाँ तो बिंदु साइज दिख रहा था, यहाँ भी उल्टा दिख रहा है ना। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, ये सारे दर्पण के सामने बन रहे हैं, दर्पण के सामने, ये भी दर्पण के सामने, तो सारे वास्तविक हैं। दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उल्टे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाली टेबल तो तीनों के लिए सेम आ रही है, लास्ट वाली टेबल तो सेम आएगी, है ना। सब जगह आप देखेंगे कि दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। बट यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार देखिए, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज के ठीक बराबर यहाँ पर दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु के बराबर साइज, वस्तु के बराबर साइज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, सी और एफ के मध्य रखते हैं वस्तु को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेके आते हैं सी और एफ के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। फिर से क्या करेंगे, दो किरणें चाहिए हमको, आपतित और उनकी परावर्तित किरणें। तो एक किरण मैंने समांतर ले ली भाई फिर से। ठीक है, अब दूसरी किरण चाहे तो आप पी से लें, चाहे आप एफ से लें। मैंने आपको बताया ना 4 तरीके से आप ले सकते हैं, तो मैं एफ से ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, या फिर चलो पी से ले लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी, यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप ये वाली किरण लोगे तो परावर्तित कैसे होगी, किरण आरेख के नियम के हिसाब से ये ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे। ठीक है, और अगर आप ये वाली किरण लेते हो, देखो ये वाली, तो परावर्तित कैसे होगी, तो परावर्तित होगी ऐसे, याद है ना। तो जो भी आप किरण लोगे भाई, आपतित जो भी लोगे, परावर्तित आप उसको उसी नियम के हिसाब से कराओगे, ये बात का ध्यान आप जरूर रखना। ठीक है, तो मैं ये वाली किरण ले रहा हूँ भाई आपतित। ठीक है, अब इसका परावर्तित हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, सॉरी, जो समांतर किरण होगी वो क्या हो जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और जो पोल पर गिर रही होगी वो क्या हो जाएगी, उसी एंगल्स बनाते हुए, वही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके का इमेज यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। मुझे कोण थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि इमेज आपको क्लियरली दिख पाए। तो यहाँ कहीं जाकर के ये हमको कटती हुई दिख रही है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के बनाएंगे तो आपका डायग्राम एकदम सही बनेगा। तो हम देखते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर। और देखो आप, ये इसका साइज जो है वस्तु के साइज से बड़ा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई भाई, सी से परे हो गई, है ना। ये हमारी वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। इस तरीके से। ओके, तो वस्तु से बड़ा साइज यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, तो यहाँ हो गया। ठीक है, साइज लिखेंगे हम यहाँ पर वस्तु से बड़ा, जिसको हम विवर्धित भी कहते हैं। ठीक, लास्ट केस है एफ पर रखो वस्तु को। लास्ट केस में इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है, चलिए, तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे भाई, वस्तु को रखेंगे फोकस पर। सी और एफ के बीच हो गया, अब वस्तु आएगी फोकस पर। तो ये है हमारी ए बी वस्तु, इसे उठाकर रख देंगे फोकस पर। चलिए अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो दो आपतित किरण, नंबर 1 मैं समांतर ले रहा हूँ, नंबर 2 आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे पी से ले लो, सी से ले लो। सी से लोगे तो इस तरीके से आएगी, है ना, पी से लोगे तो इस तरीके से आएगी। तो एक मैं सी से भी ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आ सकती है इस तरीके से भी एक किरण जो है आ सकती है। तो अब परावर्तित किरण किस तरीके से होंगी, जो ऐसे गिरेगी पैरेलल, वो कहाँ से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और आपने देखा था जो क्या होती थी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती थी, वो उसी रास्ते जो है वापस लौट जाती थी, उसी रास्ते क्या हो जाती थी, वापस लौट जाती थी। ठीक है, तो बात समझ पा रहे होंगे आप। दोनों आपको परावर्तित किरणें जो हैं
रिफ्लेक्टेड रेज क्या देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये समांतर हैं, और समांतर है मतलब ये कहां पर मिलेंगी, ये मिलेंगी अनंत पर। कहां पर मिलेंगी भाई, अनंत पर। दैट मीन्स कि ये जो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस वाले केस के लिए हम लोग लिखते हैं कि अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, अत्यधिक बड़ा। समझ में आ गया। तो ये 5 केसेस तो हो गए हमारे पास जो जनरल हैं, जो मतलब जिसमें बस प्रतिबिंब का स्थिति और प्रतिबिंब का जो साइज है वो बदल रहा है, बाकी प्रतिबिंब की प्रकृति एक ही है, सब जगह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास 5 केस जो कि सब जगह जो है सेम है लगभग, है ना। अब बात करते हैं लास्ट वाले केस के ऊपर। अब बात करते हैं लास्ट वाले केस के ऊपर। जिसमें की वस्तु को हमने रखा है, जिसमें वस्तु को हमने रखा है कहां पर, जिसमें वस्तु को हमने रखा है F और P के बीच में। तो वस्तु को उठा के ले जाइए F और P के बीच में, ठीक है। और यहां पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें इसे। होता क्या है, जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो 2 किरण आप ले लीजिए, है ना, चाहे ये वाली ले लीजिए एक आपतित किरण, चाहे आप एक आपतित किरण ये वाली ले लीजिए, चाहे आप कोई सी भी ले लीजिए, है ना। तो मैं इसमें 2 आपतित किरण, एक ये और एक ये ले रहा हूं, ठीक है, एक समांतर और एक ध्रुव पर, ठीक है। जो समांतर वाली होगी इसकी परावर्तित किरण कैसे होगी, ये होकर जाएगी फोकस से इस तरीके से, ठीक है। और जो ध्रुव पर गिरेगी वो कैसे जाएगी, वो जाएगी समान कोण बनाते हुए, है ना। जितना कोण यहाँ ऊपर था उतना ही कोण यहाँ भी रहेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा, है ना। सो ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हमारी जो है परावर्तित किरण है। आप देखेंगे कि ये जो परावर्तित किरण है ना, ये मिलेंगे नहीं कहीं, ये जा रही है नीचे को और ये जा रही है इधर को, ये नीचे को, तो कहीं मिलेंगी कहीं नहीं। तो हमको क्या चाहिए होता है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, बात मैंने आपको बता रखी है ना। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु किस तरीके से मिलेगा भाई, हम जरा ध्यान से देखें, ठीक है। इनका प्रतिच्छेद बिंदु जरा देखें, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, इनको विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के बाद देखो जरा कहां पर मिलता है इनका प्रतिच्छेद बिंदु, लेट अस सी। तो हमें कुछ यहाँ पर जो है इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है यहाँ पर, वो भी विपरीत दिशा में बढ़ाने पर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमको ये मुख्य अक्ष को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका प्रतिबिंब देखिए जरा, प्रतिबिंब देखिए इसका यहाँ पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है आप देख पा रहे होंगे, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, ये वाले केस में दर्पण के पीछे बन रहा है। तो 2 चीजें हमें देखने को मिली यहाँ पर जो 5 केसेस से अलग है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है। इसीलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आभासी होगा, लास्ट वाला केस है। और साथ ही साथ ये सीधा भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वस्तु से जो है बड़ा इसका साइज है, हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ बनते हुए दिख रहा है, ये दर्पण के पीछे बनते हुए दिख रहा है। तो ये लास्ट वाला केस जो है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया नहीं था, क्योंकि इसका किरण आरेख जब आपने देखा बनता हुआ तो आपको ये समझ में आया। यह है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, किस तरीके से हैपन होता है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको 6 के 6 केसेस जो है एक के बाद एक समझाए हैं, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिए जरा जल्दी से, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। किरण आरेख आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। किरण आरेख अगर आप सीख गए इसका बनाना, तो फिर आप इसको इजीली जो है याद कर सकते हैं। एग्जाम में इससे कैसा भी क्वेश्चन आए आप जो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने जो है एक जगह पर रख दिए आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन करें। तो 6 केसेस पॉसिबल है हमारे पास, 6 के 6 केसेस हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाए हैं, आपको बना करके दिखाए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट होगा,
ठीक है, अगर है तो उसे ज़रूर क्लियर करें। ठीक है, 1 2 थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी इनको किया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आप इन चीज़ों को घर से रिवाइज करके जरूर लाइएगा एक बार। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।